लौट आया है बेबाक। वही तेवर, वही अंदाज, आपके मुद्दे बेबाकी से उठाएंगे। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं और वो एक सीधा सवाल है कि क्या AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं? और ये सवाल क्यों उठा है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज से जब ये सवाल पूछा गया, और जो आपके स्क्रीन पर है, कि ओवैसी जो कल आए थे आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सवाल पत्रकार का था। जवाब में साक्षी महाराज क्या कहते हैं? बड़ी मेहरबानी, भगवान उनको ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा बहुत सहयोग किया था, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो लोग ओवैसी की सियासत का विरोध करते हैं, सेक्युलर पार्टीज ने इसको एक प्रमाण मान लिया है कि किस तरह से ओवैसी और बीजेपी के बीच में सांठगांठ है। और आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसकी वजह है ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, कल जौनपुर में असदुद्दीन ओवैसी का एक रोड शो था और ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर लोग यहां जुट रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी चली जा रही है और देख सकते हैं पूरा का पूरा भीड़ का हुजूम उसके पीछे है जो लगातार चला आ रहा है। ये बतला रहा है कि बिहार में कामयाबी के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी उनकी सियासत को लेकर जबरदस्त सुगबुगाहट है और यह तस्वीर उसकी बानगी है। मगर कार्यक्रम की शुरुआत में साक्षी महाराज ने क्या कहा? साक्षी महाराज ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने हमारी बिहार में भी मदद की, उत्तर प्रदेश में भी मदद करेंगे और आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में भी मदद करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल साक्षी महाराज कहने का प्रयास क्या कह रहे थे, हालांकि उसमें तंज था। अगर आप बिहार के चुनावों पर नजर डालें तो यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली थीं। 5 सीटें मिली थीं, मगर बताया जा रहा है कि सीमांचल के पूरे इलाके में उन्होंने महागठबंधन को कम से कम 15 सीटों में नुकसान पहुंचाया था। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर ये 15 सीटें महागठबंधन को मिल जाती तो आज नीतीश कुमार सत्ता में नहीं होते, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते और सेक्युलर पार्टीज की एक बहुत बड़ी जीत होती। मगर क्या इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी को दोष दिया जा सकता है? क्या यह सवाल नहीं किया जाना चाहिए महागठबंधन से, कांग्रेस से, आरजेडी से, कि आखिर आम मुसलमान जो कि समर्थन में उतरा असदुद्दीन ओवैसी के, वो आखिर क्यों ओवैसी में विश्वास जतला रहा है और महागठबंधन में नहीं? उसका एक सीधा सा जवाब है। दिक्कत यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी पहचान की राजनीति कर रही है, यानी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी भी जो हैं वो पहचान की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, यानी कि मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। नतीजा यह होता है कि बड़े पैमाने में मुस्लिम युवा, मुसलमान उनकी तरफ खिंचा चला जाता है और उसी का परिणाम जो है वो दिखाई दिया हमें बिहार में। मगर दिक्कत यह है, इसी ओवैसी का चेहरा इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी हर जगह झंडे गाड़ने का प्रयास करती है और उसका एक छोटा सा प्रमाण न सिर्फ बिहार है बल्कि हैदराबाद के स्थानीय चुनाव। हैदराबाद के स्थानीय चुनावों में टीआरएस को 80 के करीब सीटें थीं, 40 से 44 के आसपास ओवैसी को सीटें थीं। बीजेपी का कहीं नामो निशान नहीं था, इक्का दुक्का सीटें रही होंगी उनकी। मगर अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर कर आ गई है। टीआरएस की सीटें बहुत कम हो गई है, 57 के करीब आ गए हैं वो लोग, और ओवैसी जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी है हैदराबाद स्थानीय चुनावों में। और अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के पूरे चुनावी कैंपेनिंग को देखा तो उनका पूरा फोकस असदुद्दीन ओवैसी पर था। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को जिन्ना के तौर पर पेश किया। आपको याद होगा, तेजस्वी सूर्या रैलीज कर रहे थे और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को जिन्ना करार दिया था।
तो एक तरह से उन्होंने बार बार ओवैसी का इस्तेमाल किया वोटों की खेती में वोट्स हासिल करने के लिए। तो मैं नहीं जानता हूं कि ओवैसी और बीजेपी के बीच में कोई करार है या नहीं, मगर दिक्कत यह है कि ओवैसी जब भी मैदान में उतरते हैं फायदा बीजेपी को ही होता है, और इसके प्रमाण हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब सबका रुख कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की तरफ है, और पश्चिम बंगाल में दीदी जो हैं वो बहुत दिलचस्प राजनीति खेल रही हैं, और उसका आपको प्रमाण मिलेगा इस खबर में। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये हैं एआईएमआईएम के पश्चिम बंगाल के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल कलाम। हाल ही में टीएमसी ने जो है एक बहुत अहम जीत हासिल की। टीएमसी में जाकर अब्दुल कलाम जो है शामिल हो गए, यानी कि ओवैसी को छोड़ के वो दीदी के साथ चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवैसी की निगाह अब पश्चिम बंगाल पर है, जहां मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है। और दिलचस्प बात क्या है, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। जब अब्दुल कलाम शामिल हुए टीएमसी में तो उन्होंने एक बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं, पश्चिम बंगाल की सियासत में जहर नहीं है, और इसलिए मैं टीएमसी में शामिल हुआ। मेरा सवाल यहां पर यह कि क्या अब्दुल कलाम यहां पर इशारा ओवैसी की तरफ कर रहे हैं? यकीनन वो कहीं ना कहीं हमला इससे बीजेपी की तरफ कर रहे हैं, मगर क्या इशारा ओवैसी की तरफ है जब वो जहरीली राजनीति की बात करते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ओवैसी जहां पर भी मजबूत होते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें जिन्ना के तौर पर पेश करती है, उन्हें हवा की तरह पेश करती है, और वोटों की खेती, वोट्स हासिल करने की कोशिश करती है। क्योंकि अपने आप में बहुत दुखद बात है कि भारतीय जनता पार्टी कहने को एक राष्ट्रीय पार्टी है, मगर वो सियासत करती है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, जो अपने आप में कितनी दुखद बात है। यानी कि ओवैसी का इस्तेमाल करो और वोट्स हासिल करो। ममता बनर्जी ये कोशिश में है कि ओवैसी पश्चिम बंगाल की सियासत में पांव ना पसार पाएं, पांव ना फैला पाएं, उससे पहले ही उनकी जड़ें काट दी जाएं, जिसके चलते ये शख्स अब्दुल कलाम जो है वो टीएमसी में शामिल हो गया है। मगर वो क्या कह रहा है वो अपने आप में खासा मायने रखता है। अब मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं। हमें गौर करना पड़ेगा इस मुद्दे पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है। जैसे ही साक्षी महाराज का बयान आता है कि हमारी मदद ओवैसी ने की, इस बयान को कांग्रेस लपक लेती है, और वो क्या बयान देते हैं? ओवैसी जी से गठजोड़ की सच्चाई सामने आई। क्योंकि हो क्या रहा है, ओवैसी बीजेपी को तो नुकसान पहुंचा नहीं रहे हैं, नुकसान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेजस्वी की आरजेडी, इन तमाम पार्टीज को उनकी मौजूदगी से जो है नुकसान हो रहा है, और कांग्रेस ने इसे पकड़ लिया है। मगर मैं कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि मान लिया कि ओवैसी पहचान की सियासत करते हैं, मगर आप में क्या कमी रह गई कि उस इलाके का मुसलमान आप पर एतबार नहीं कर रहा है? इससे ये पता चलता है कि देश का मुसलमान, या कम से कम बिहार, उत्तर प्रदेश का मुसलमान, महाराष्ट्र का मुसलमान, वो सिर्फ इसलिए वोट नहीं डालता क्योंकि उसे बीजेपी को हराना है। क्योंकि अगर यह बात होती तो ओवैसी को एक भी सीट नहीं मिलती सीमांचल की। तो कहीं ना कहीं इन दलों को भी सोचना पड़ेगा कि उनमें क्या कमी रह गई कि मुसलमान जो है उनके पक्ष में वोट नहीं डाल रहा है। मगर हां, एक बात जरूर है, ओवैसी की मौजूदगी को हमेशा भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे में भुनाती है, और मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा पिछले उत्तर प्रदेश चुनावों में। दो चीजें हुई थी दोस्तों। ओवैसी पूरे दमखम के साथ उतरे थे उत्तर प्रदेश में, हालांकि उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, और दूसरी तरफ मायावती ने बड़ी तादाद में मुसलमानों को टिकट दिया था। इसके जवाब में हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचार चलाना शुरू कर दिया, और वो प्रचार क्या था मैं आपको बताता हूं। ओवैसी के कई समर्थक मोटरसाइकिल्स पर घूमते थे, नारे तकबीर के नारे लगाते थे, और मायावती ने जो बड़ी तादाद में मुसलमानों को टिकट्स दिए हुए थे, उसके जवाब में बीजेपी ये कहने लग गई कि हम आपको चेतावनी देते हैं, हम आपको चेतावनी देते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में बड़ी तादाद में मुसलमान उतरकर आ जाएगा। इस तरह से उन्होंने अपने कोर वोट बैंक को डराना शुरू किया। और आप जानते हैं 2014 के बाद जो आरोप हम एक जमाने में
मुसलमानों पर लगाया करते थे, यानी कि मुसलमानों को डराया जाता था ये कह के कि इस्लाम खतरे में है। अब उसी तरह से 2014 के बाद हिंदू को डराने की कोशिश की जा रही कि हिंदू धर्म खतरे में है मुसलमान का हुआ दिखा के, और यहां पर ओवैसी का चेहरा दिखा दिखाकर। तो देखा आपने, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मेरे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि ओवैसी और बीजेपी में कोई सांठगांठ है, मगर दिलचस्प बात यह है कि ओवैसी वहीं पर मैदान में उतरते हैं जहां बीजेपी का मुकाबला अपने विपक्ष से है, और या बीजेपी जहां पर बहुत करीबी मुकाबले से जो है हार या जीत सकती है। मसलन ओवैसी अब तक केरल में क्यों नहीं उतरे, ओवैसी अब तक असम में क्यों नहीं उतरे? क्योंकि असम में भी बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, मगर ओवैसी वहां नहीं उतरे हैं। ओवैसी जो हैं केरल में नहीं उतरे हैं। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो हमारे जहन में हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि हैदराबाद चुनावों के नतीजे आने से पहले मैंने बेबाक पर ही, यानी कि इसी मंच पर एक कार्यक्रम किया था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतने दमखम के साथ क्यों चुनाव लड़ रही है। क्योंकि आपको याद होगा हैदराबाद चुनावों में स्मृति ईरानी मैदान में आई थी, तेजस्वी सूर्या मैदान में आए थे, जेपी नड्डा मैदान में आए थे, अमित शाह मैदान में आए थे, उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैदान में थे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री निकले थे, हाथ हिला रहे थे, और भीड़ जो है मोदी मोदी के नारे लगा रही थी। बहाना क्या था? वो इस बात की जांच करने आए हैं कि कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर क्या तरक्की हो रही है। उन्हें हैदराबाद में जाने की क्या जरूरत थी, मगर वो गए। वहां पर उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली कैंपेनिंग की। और क्यों की? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये जतलाना चाह रहे थे कि हमारा मुकाबला ओवैसी से है। ओवैसी को बड़ा करने में भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ है। वो चाहते हैं कि ओवैसी का कद जो है वो लगातार बढ़ता जाए, और उसी तरह से ओवैसी का इस्तेमाल वो देश के हर हिस्से में करें जहां जहां पर जो है मुस्लिम वोट्स असर डाल सकते हैं। मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ओवैसी का कद बढ़े, और उसके जरिए जहां जहां मुसलमान वोट्स का असर पड़ सकता है, जहां जहां ओवैसी का चेहरा इस्तेमाल करके हिंदुओं को डराया जा सकता है या हिंदुओं के वोट्स पर असर डाला जा सकता है, वहां वहां पर ओवैसी जो है मैदान में उतरेंगे। तो यह अपने आप में बहुत ही दिलचस्प सियासत बन चली है। और इसी से जुड़ा आज के इस कार्यक्रम का दूसरा पहलू है कि आखिर बीजेपी के विधायक संगीत सोम ने क्या कहा। सुनते हैं। दुर्भाग्य यही है कि देश के कुछ मुस्लिम देश पर भरोसा नहीं करते, देश के वैज्ञानिक पर भरोसा नहीं करते। हमारी इसी बात की लड़ाई है कि आप अपने देश के वैज्ञानिक पर भरोसा नहीं करते, देश की पुलिस पर भरोसा नहीं करते, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करते। उनकी आस्था पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में चले जाएं, यहाँ के वैज्ञानिकों पर आस्था और उनकी वैज्ञानिकता पे कोई शक न करें। संगीत सोम इस बयान में कह रहे हैं कि जिन मुसलमानों को वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, वो पाकिस्तान चले जाएं। मैं अक्सर सोचता हूं दोस्तों कि अगर मुसलमान ना हो, या अगर वाकई तमाम मुसलमान भारत छोड़ के चले जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट कौन देगा? आखिर क्या वजह है कि वोट हासिल करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी जो इतने अरसे से सियासत में है, पिछले 6 सालों से सियासत में है, जिनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई चेहरा है, जिनसे बड़ा इस वक्त या जिनसे ज्यादा लोकप्रिय इस वक्त कोई राजनेता नहीं है, उन्हें आखिर इस तरह की सियासत की क्या जरूरत पड़ती है? मुझे लगता है अगर मुसलमान ना हो, ओवैसी ना हो, तो बीजेपी को कोई वोट ही नहीं देगा, क्योंकि भैया तुम्हारे पास और तो कुछ है नहीं वोट मांगने के लिए। किसान मैदान में उतरता है तो उसे खालिस्तानी बता दो, आतंकवादी बता दो, अदालत तक में एफिडेविट दायर कर दो इंटेलिजेंस ब्यूरो की गप पर कि साहब खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है। मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है तो उसे पाकिस्तान भेज दो। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, आज की तारीख में जो भी पत्रकार इस सरकार से सवाल करता है, उसे ये लोग पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। और संगीत सोम कौन है दोस्तों? आपकी स्क्रीन पर फिर से याद दिलाता हूं, आप में से कई लोगों को पता होगा। ये वो शख्स हैं जो बीफ गोवंश के पक्ष में सियासत करते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, मगर ये वो शख्स भी हैं जो अल दुआ नाम की एक कंपनी के निदेशक रहे हैं, जो कि हलाल मांस जो है वो लोगों तक पहुंचाता है। हलाल मीट, अल दुआ, इन दोनों पर गौर कीजिए। यानी कि संगीत सोम मुसलमानों के साथ जुड़ के काम करते रहे हैं, हलाल मीट का प्रचार प्रसार करते रहे हैं, अल दुआ नाम की कंपनी के डायरेक्टर भी थे। और आज ये क्या कह रहा है
कि जिस मुसलमान को प्रधानमंत्री पर विश्वास ना हो वो पाकिस्तान चला जाए। ये सब क्या जतलाता है दोस्तों? ये सिर्फ इतना जतलाता है कि आज मुसलमानों के नाम पर, ओवैसी के नाम पर सियासत करने से इन्हें फायदा मिल रहा है। जिस दिन ये फायदा खत्म हो जाएगा उस दिन, या दूसरी तरफ जिस दिन मुसलमानों के पक्ष में बात करने से इन्हें फायदा मिलने लगेगा, तब ये लोग मुसलमानों को सिर पे बिठाकर घुमा करेंगे। हकीकत ये है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी अभी मैंने आपको प्रमाण बताया। संगीत सोम जैसा आदमी जो कि अलदुआ कंपनी का निदेशक है, हलाल मीट का प्रचार प्रसार करता है, वो शख्स ये कह रहा है कि जिस मुसलमान को प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं हो, हमारे वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं हो, वो पाकिस्तान चला जाए। ये सिर्फ यही बताता है कि उन्होंने इस मुद्दे को भी सिर्फ वोट की निगाह से देखा है। इनके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए गाय भी कोई मायने नहीं रखता। इन्हें गाय के जरिए, धर्म की सियासत के जरिए वोट्स मिलते हैं और सिर्फ इसलिए ये लोग ये काम करते हैं। मगर कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचना पड़ेगा और संगीत सोम जैसे राजनेताओं को सोचना पड़ेगा कि जब आप ये काम करते हैं तो समाज में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलती है और कुछ नहीं। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं और मेरे इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए कम से कम अपने 5 साथियों के साथ साझा करें। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।